अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं राशिद अकरम। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और यहाँ पर आज बात करेंगे ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से। देखना होगा कि पीटीआई जो है वो क्लीन बोल्ड होती है या इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो नो बॉल करार दे दिया जाता है, क्योंकि अब सारा का सारा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। और जो अब सोचना यह है कि हुकूमत क्या करती है, उसने अपने 3 ऑप्शंस पर जो है नज़रसानी शुरू कर दिया, गौर करना शुरू कर दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल बॉल जो है वो हुकूमत की गोद में डाल दिया कि अब आप इस बॉल के साथ खेलें और आप इसको कितना लंबा लेके जा सकते हैं। और दूसरी तरफ एक बात करेंगे कि मुल्क की गिरती माशत के हवाले से, क्योंकि ये यहाँ पर अपनी सियासत चमकाने और बचाने में लगे हैं और दूसरी तरफ मुल्क की जो है जो माशत है वो तबाह हो रही है। और ये पीडीएम इत्तेहाद जो है वो इस कदर मुल्क मुश्किल की तरफ लेके जा रहा है कि जिसका अंदाज़ा मेरे ख्याल से आज तक नहीं लगाया जा सका। यहाँ पर बात करेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, उस फैसले के मुताबिक यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो पीटीआई ने सिर्फ 8 अकाउंट तस्लीम किए गए, जो भी इन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन दी थी इलेक्शन कमीशन के अंदर। और इलेक्शन कमीशन ने यह भी लिखा है कि 13 दीगर अकाउंट जो इनके सीनियर आला ओहदेदार थे वो भी चलाते रहे, उनमें से 8 जो है इन्होंने तस्लीम किया और 13 जो है उनके बारे में कोई बात नहीं। और 3 मज़ीद अकाउंट्स ऐसे थे जो मुलाजमीन चलाते रहे, यानी कि इनके मुलाजमीन के नाम पर भी अकाउंट थे। आपको पता है पाकिस्तान में एक पुरानी रिवायत है कि अपने मुलाजमीन के नाम बड़ी बड़ी जायदादें दौलतें जो हैं वो लगा दी जाती हैं और बाद में उनको मखसूस चपड़ासी और दीगर जो हैं वो इस तरह के नाम आपको पता है कि बड़े पाकिस्तान में ज़ुबान ज़द-ए-आम है और फिर लोगों के पास उस तरह की इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अब हुकूमत क्या करेगी। हुकूमत के पास 3 क्या ऑप्शन है और वो उस पर गौर कर रहे हैं। तो दूसरी बात मैं ये भी बात करूंगा कि डिक्लेरेशन और एफिडेविट में क्या फ़र्क होता है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हुकूमत किन 3 पॉइंट्स पर गौर कर रही है, क्योंकि अभी जो अताउल्लाह तारड़ है वज़ीर कानून है वो अपनी अपनी तजावीज़ जो हैं वो दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अताउल्लाह तारड़ ने क्या कहा है। उसने कहा कि इस जमात जानी पीटीआई को फ़ॉरेन एड डिक्लेयर कर दिया जाए, यानी कि इसको फंडिंग होती है, फंडिंग के थ्रू तो मुल्क में इन्होंने सियासत की और मुल्क की जो नौजवान नस्ल है या यहाँ का मामलात हैं, यहाँ के माशरे में अब बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की है। तो इस तरह इसको सियासी एड पार्टी डिक्लेयर करके इसको कालअदम करार दे दिया जाए। तो यहाँ पर मैं बताऊँ ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई फॉरेन फंड नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग है, जिसके हवाले से वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया और ये कौम को गुमराह करने की एक भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी सोचा जा रहा है कि कहीं 17(3) जो यानी कि आर्टिकल 17(3) जो है वो लगाने के बारे में भी बात हुई है। तो इस हवाले से भी मैं यहाँ पर बताऊँ कि इनके कानूनदान पता नहीं क्या सोच रहे हैं। आपको यहाँ पे बताऊँ कि 17(3) इसका मैं अपनी लास्ट जो गुज़श्ता वीडियो उसमें भी जिक्र किया था कि 17 जो है वो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में ये पटिशन दायर करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने जो है इसके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला दिया और ये लगा दिया जाए। तो इनका ख्याल था कि अगर फॉरेन फंडिंग का केस आता है तो अगर साबित हो जाती है तो फिर क्या हम करेंगे। बदकिस्मती से अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो इनका पहले हाथ इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये फॉरेन फंडिंग पर ये आर्टिकल जो है अगर मैं आपको दिखा सकूं कि ये फॉरेन फंडिंग पर होता है, ना कि ये ममनुआ फंडिंग पर। ममनुआ फंडिंग क्या है कि जो गैर मुल्की कंपनियों से या इंडिविजुअल किसी कंपनी से आप फंड नहीं ले सकते। दूसरी तरफ एक 62-63 आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के ऊपर भी उन्होंने अपने बेटे से जो तनख्वाह नहीं ली और उनको सादिक और अमीन ना डिक्लेयर करना इनको बड़ा दुख है। और उसके तहत अब ये कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन के अंदर किसी तरीके से डिक्लेरेशन जो फॉर्म इमरान खान ने जमा करवाया था, आपको अगर मैं स्क्रीन पे दिखाऊं तो उसके मुताबिक ये था कि इस मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो भी इसके अंदर लिखा है वो दुरुस्त होगा और उसके ऊपर साइन पार्टी सरबराह हैं तो इन्होंने साइन किया। इसके ऊपर ये खेलने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को सादिक और अमीन जो है उसके लक़ब से हटवा कर, जिस तरह इनका नवाज शरीफ साहब वहाँ मुल्क से भागे हुए हैं और उन्होंने जितने भी मुल्क से माल बनाया और वहाँ पर फ्लैट इकट्ठे किए और उसके मामलात के मुताबिक ये भी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से इमरान खान का अब ये कोशिश करेंगे लंबा एक पॉलिटिकल यानी कि मीडिया ट्रायल करें जिससे उनकी साख को नुकसान पहुंचे। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इनका ये जो हरबा है वो कामयाब होगा और इमरान खान का जो है मीडिया ट्रायल कर सकेंगे। और अगर हम इस सारे मामलात के बाद बात करें, इत्तेहादी हुकूमत जो है वो बरामदात बढ़ाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत जो है जब ये इक़्तिदार में नहीं थे, इन्होंने महंगाई मकाओ मार्च शुरू किया, लॉन्ग मार्च शुरू किए, कराची से इस्लामाबाद तक बिलावल भुट्टो ने भी मार्च शुरू किया, मरीम नवाज़ ने भी महंगाई मार्च शुरू किया, मौलाना फजल रहमान ने आज़ादी मार्च शुरू किया कि मुल्क को दिवालिया किया जा रहा है, मुल्क में माशत जो है वो ज़बवाली का शिकार है। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँ कि इस वक्त
मेरे पास सामने रिपोर्ट में मैं आपको बताऊं कि पहले माह बरामदात में 24% तक कमी हो चुकी है। इस इत्तेहादी हुकूमत ने यानी कि चोरों के टोले ने मुल्क का बेड़ा गर्क इस तरह किया। रवा माली साल के पहले माह बरामदात कम होकर 2 अरब 21 करोड़ डॉलर रह गई है। दरामदी बिल जो है वो 4 अरब 86 करोड़ डॉलर रहा, यानी कि आपके एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन 2 अरब 21 करोड़ डॉलर की थी और जो आप बाहर से अशिया मंगवा रहे थे वो तकरीबन 4 अरब 86 करोड़ डॉलर, यानी कि 50-50 का तनासब था। इस तरह मुल्क का खसारा भी बढ़ेगा और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या माशत ज़बवाली का शिकार है, डॉलर ऊपर जा रहा है, उससे इनको कोई लेना देने नहीं है। ये सिर्फ माल बचाओ, खाल बचाओ, बच्चे बचाओ, अब्बू बचाओ वाले सीन में लगे हुए हैं।